समझ नहीं, ये बड़ा ही है ना। Good afternoon, ladies and gentlemen. Kindly rise for national anthem. मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, प्रेस और मीडिया के मित्रों, वैसे तो बजट जिस दिन लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, उसके दूसरे दिन ही मीडिया में काफी इसकी चर्चा हो गई। लेकिन एक परंपरा या रिवायत रही है कि संसद द्वारा बजट पारित होने के बाद आप सबसे रूबरू होना और मुख्य मुद्दों पर चर्चा करना, उसी निमित्त हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है कि मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1,08,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट जम्मू कश्मीर को दिया था, तो मुझे याद है उस समय अखबारों की सुर्खियों में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की थी कि ऐतिहासिक बजट है और जम्मू कश्मीर के चौमुखी विकास के लिए इससे बेहतरीन बजट नहीं हो सकता। लेकिन हम यहीं रुके नहीं, विकास के रास्ते पर चलते रहे और इस साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तथा सम्मानीय वित्त मंत्री जी ने रिकॉर्ड 1,12,950 करोड़ रुपए, माने मोटे तौर पर 1,13,000 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इसलिए वक्त का तकाजा है कि जिगर साहब के उस शेर को पूरा कर दिया जाए। 2 पंक्तियां मैंने पहले कही थी, मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं, मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं, जफा करने वालों को क्या हो गया है, वफा करके हम भी तो शर्मा रहे हैं। अगर पिछले 5-6 वर्षों के बजट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि तस्वीर बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। मैं इस आंकड़े को इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि स्थिति जरा आपको स्पष्ट हो जाए। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके एक राज्य हुआ करता था तो 15-16 का बजट मेरे सामने है 51,670 करोड़ रुपए का था। 16-17 61,480, 17-18 69,728। अब अचानक वृद्धि होती है 19-20 में लगभग 88,911 करोड़, 20-21 में 1,01,428 करोड़, 21-22 में 1,08,000 करोड़ और ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 1,12,950 करोड़। माने जब जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला करके एक राज्य था तो लगभग एक बड़ा परिवर्तन, दुगुना बजट जम्मू कश्मीर यूटी का केवल हो गया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर अगर मैं कुछ 2-3 मुख्य बातें मैं कहूं बजट के बारे में, तो 22-23 का बजट जो है ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जरूरतों और आकांक्षाओं को, नीड्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करने वाला है और जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो प्रतिबद्धता है पीस को लेकर के, प्रोग्रेस को लेकर के और प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, उस संकल्प को भी दोहराता है। प्राथमिक रूप से अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और सभी
पहलुओं का ध्यान रखते हुए एक तारतम्य बैठाने की कोशिश इस बजट में की गई। और अगर इसके लक्ष्य की बात मैं करूं तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास इस बजट का मुख्य लक्ष्य है। अब अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, कुछ भ्रम भी फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जिस दिन लोकसभा में बजट पारित हुआ उस दिन मैंने ट्वीट करके ये बात कही थी कि यह फ्यूचरिस्टिक बजट है और जम्मू कश्मीर में द्रुत गति से परिवर्तन करने वाला है और यहाँ की इकोनॉमी को भी आने वाले दिनों में डबल करने वाला है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराई गई जो ये रिकॉर्ड धनराशि है, ये हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए समावेशी विकास की दिशा में हमारे प्रशासन के संकल्प को परिलक्षित करेगा। आप सबने अभी अखबारों में पढ़ा होगा, 3 दिन पहले खाड़ी देशों के उद्यमियों का एक 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर आया था और जम्मू कश्मीर में व्यापक निवेश पर गंभीर चर्चा हुई। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज की तारीख तक 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है और उन्हें जमीन भी आवंटित कर दी गई। जब ये पॉलिसी बनी थी, स्कीम बनी थी, इंडस्ट्रियल स्कीम, मुझे याद है इसी सभागार में हम सबने आपसे चर्चा की थी। उस समय हम सबका अनुमान था कि 25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन जिस तरह का उत्साह देश की इंडस्ट्री ने और बाहर के लोगों ने दिखाया है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में यह कुल निवेश हमारा 70,000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। और एक संकल्प के साथ हम सब मिलकर के जम्मू कश्मीर को सबसे खूबसूरत इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। के परफॉर्मेंस के मजबूत आधार पर आगे बढ़ने की हमने तैयारी की है और इसलिए इस साल के बजट में सुशासन, कृषि तथा हॉर्टिकल्चर, पावर, रूरल डेवलपमेंट, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, बिजनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, हर घर नल से जल, एजुकेशन, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करना, यूथ, टूरिज्म, हेल्थ तथा मेडिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों पर आधारित है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा, हमारे पुलिस कर्मियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके, पुलिस मॉडर्नाइजेशन और एक नया काम जो प्रारंभ हुआ है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ की आवाम को देखने को मिले और जमाबंदी भी 3-3 भाषाओं में लोगों को मिल सके, ये इस पर आधारित है। मैंने बात की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। 1313 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थानों और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए। जो 3 टियर सिस्टम हमने पंचायती राज का यहाँ प्रारंभ किया है, वो डीडीसी के चेयरमैन हों, डीडीसी के मेंबर हों, बीडीसी के चेयरमैन मेंबर हों या हमारी ग्राम पंचायतें, इनको पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। और पिछली बार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हमने की थी और जो बजट बना था वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बना था। कोविड महामारी की दिक्कतों के बावजूद और इस बार हम कोशिश करेंगे कि उनकी भागीदारी और अच्छे ढंग से हो और उसी आधार पर हम लोगों की जरूरतों के हिसाब से बजट बना सकें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मेरा गांव स्वच्छ गांव का एक अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए 370 करोड़ रुपए की धनराशि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्राविधान किया है। मित्रों, हर घर नल से जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7,750 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आवंटित किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस साल
43 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है और 28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हम कर पाएंगे। ARR गैप को 0 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। आप सब जानते हैं कि जम्मू और श्रीनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया और इस वर्ष में जम्मू तथा श्रीनगर में क्रमशः 3-3 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि जम्मू शहर के 4 फीडर हमने ऐसे बनाए हैं जिसमें 1 मिनट की पावर बिजली कटौती नहीं होगी और श्रीनगर में भी 3 फीडर, यहाँ करीब 6200 कंज्यूमर्स और वहां करीब 6000 कंज्यूमर, और ये काम भविष्य में और भी हम करने वाले हैं। जम्मू के लोगों के लिए खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि यहाँ का जो मदर फीडर था बिजली का गलेडनी काफी दुर्व्यवस्था में था। रोहित कंसल यहाँ बैठे हुए पावर देखते थे, काफी मेहनत किया इन्होंने और आज हम इस स्थिति में हैं कि 30 तारीख को वो जम्मू की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा और इस बार मैं समझता हूं कि इस गर्मियों में जम्मू के लोगों को बिजली की दिक्कत नहीं होगी। अगर हेल्थ सेक्टर की बात मैं करूं तो 7,873 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी तक मोटे तौर पर 56 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत सेहत का कार्ड उपलब्ध कराया जा सका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर परिवार को, हर व्यक्ति को ये कार्ड मिले और इस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। आप सबको मालूम है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पिछले 2-3 वर्षों में काफी उसमें गिरावट आई है। इस वर्ष हमने लक्ष्य रखा है कि इसे सिंगल डिजिट पर ले आने का काम हम करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा और उधमपुर इस वर्ष शुरू हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि इन दोनों मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने के बाद यहाँ जो MBBS की सीटें हैं वो 1300 पहुंच जाएंगी। अभी खबर आपने 1-2 दिन पहले ही पढ़ी है कि जम्मू कश्मीर के 3 जिले टीबी से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं और भारत सरकार ने उन तीनों जिलों को पुरस्कृत किया है। तो जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में टीबी मुक्त भारत, जबकि दुनिया ने ये लक्ष्य रखा है 2030 का, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर उसके पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 7 नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का काम भी इस साल पूरा कर दिया जाएगा। हेल्थ बजट के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए मशीनरी के लिए और 400 करोड़ रुपए दवाइयों के लिए भी आवंटित किए गए। ड्रग्स फ्री जम्मू कश्मीर एक योजना मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी है और उसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्राविधान किया गया है और एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आने वाले दिनों में हम सब शुरू करने वाले हैं। स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस वर्ष 11,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें जम्मू तथा सांबा के स्कूलों में अक्षय पात्रा ने पायलट बेसिस पर बच्चों को हॉट कुक्ड मील माने अच्छा गर्म भोजन उपलब्ध करा रहा है। धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर में ये भोजन उपलब्ध हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 500 किंडरगार्टन इस वर्ष हम शुरू कर रहे हैं। 520 स्मार्ट क्लास रूम तथा 200 नए वोकेशनल लैब इस वर्ष तैयार किए जाएंगे। 37 गर्ल्स हॉस्टल तथा 12 कस्तूरबा गांधी विद्यालय के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 8,000 मेधावी ट्राइबल समुदाय के बच्चों को मुफ्त में टैबलेट उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा है। रजौरी और शोपियान में ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के लिए 2 रेजिडेंशियल स्कूल का निर्माण शुरू किया जाएगा। हायर एजुकेशन में इस वर्ष 7 कॉलेजों की बिल्डिंग को पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू तथा श्रीनगर में टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से सेंटर्स फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित करेंगे। पहले ही 2 सेंटर्स ऐसे स्थापित हैं जम्मू में और बारामूला में। लगभग 60 कॉलेज के नेक्स्ट एक्रेडिटेशन का लक्ष्य भी हायर एजुकेशन ने रखा है और इस वर्ष के अंत तक 2 हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है, जिसमें इनोवेशन पर हम फोकस करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस वर्ष 20,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जा सके। और जैसा मैंने पहले कहा कि
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इस वर्ष पूरी तरह से लागू करने में हम समर्थ होंगे। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उसके मुकाम पर पहुंचाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठे इंडस्ट्रीज तथा कॉमर्स डिपार्टमेंट को इस वर्ष 1003 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें अच्छी खासी धनराशि जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में नए इंडस्ट्रियल एस्टेट के निर्माण में खर्च होगी। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी मदद करेगा। 20.68 लगभग 21 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है। तो अगर मैं रफ्तार की बात करूं तो रफ्तार हमारी इस क्षेत्र में 3 गुनी बढ़ गई। अगर सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2019 के पहले जो गति थी उससे दुगनी गति से ज्यादा सड़क का निर्माण यहां हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2019 के पहले जम्मू कश्मीर 12वें स्थान पर होता था। आज हम तीसरे और चौथे स्थान पर लगातार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में रोड तथा ब्रिज की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष 6296 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है इस बजट में। मैं नेशनल हाईवे के सभी परियोजनाओं का जिक्र करूं, कुछ का जरूरी समझता हूं। जम्मू अखनूर रोड, चेनानी सुध महादेव रोड, बारामूला गुलमर्ग रोड, सेमी रिंग रोड, ये सब आने वाले दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10 नई सड़कें और कई टनल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो जिस राज्य का मैंने जिक्र किया है उसके अलावा अगर भारत सरकार जो परियोजनाएं यहां चला रही है तो आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सड़क और टनल्स की परियोजनाओं पर काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आप सबको मालूम है कि चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का जो बन रहा है वो इस साल सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद मैं समझता हूं कि कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। ये लक्ष्य भी हम लोग इस वर्ष प्राप्त करेंगे। सड़क विभाग आरएमबी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और हर साल मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं कि अपने लक्ष्य को पूरा भी कर रहा है और हर साल लक्ष्य को बढ़ा भी रहा है। अगर पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो इस साल बजट में 8768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले 1.5-2 वर्षों में पावर जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर हमारी बिजली उत्पादन की जो क्षमता थी वो 3450 मेगावाट थी। और पिछले दिनों जो फैसले हमने किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 वर्षों में इतनी बिजली जम्मू कश्मीर में और बनने लगेगी तो उस मामले में हम आत्मनिर्भर निश्चित रूप से हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने अभी रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS की परियोजना को भी परसों ही मंजूरी दी है और उसमें 11,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में बिजली व्यवस्था के सुधार और लोगों को क्वालिटी और रिलायबल पावर मिल सके इसके लिए दिया है। RDSS के जरिए हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में AT&C के जो लॉसेस हैं उन्हें कम करके जो राष्ट्रीय औसत है उसके आसपास ले आए। और तो जल शक्ति डिपार्टमेंट को 9,289.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृषि तथा हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है मैं समझता हूं कि वो सर्वविदित है। आज जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की इनकम में विजिबल इजाफा हुआ है और प्रति किसान की आमदनी के मामले में देश के जो 5 राज्य और यूटी हैं उसमें जम्मू कश्मीर शुमार हो गया है। वैसे हम तीसरे स्थान पर हैं। इस साल कृषि सेक्टर को 2835 करोड़ रुपए तथा हॉर्टिकल्चर को 646 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं और इसको तेज गति हम देना चाहते हैं। 1000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9 लाख किसान भाइयों को हाई क्वालिटी के बीज
हम प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराना चाहते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन का कार्यक्रम पहले से चल रहा है और इस प्रक्रिया को लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रतिबद्धता के साथ हम सब काम करेंगे। एनिमल सीप हस्बेंड्री फिशरी सेक्टर के लिए 391.90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एक और लक्ष्य हमने रखा है कि 2000 अतिरिक्त डेयरी यूनिट हमें स्थापित करना है। इससे अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे याद है जब मैं आया था तो ये मिल्क डेफिसिट यूटी हुआ करता था और आज हम वहां खड़े हैं कि मिल्क सरप्लस जम्मू कश्मीर इस वर्ष हम निश्चित रूप से बना लेंगे। केवल मिल्क प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि मिल्क प्रोसेसिंग का भी इंतजाम हो, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। फिशरीज में इस वर्ष ट्राउट का प्रोडक्शन दुगना करने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में 1400 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन हम करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2800 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरू किया है। इस साल के बजट में रूरल सेक्टर को 5443 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप सबको मालूम है कि वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 56,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 21,994 अतिरिक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। मनरेगा के अंतर्गत 446 लाख मैंडेज जनरेट करने का भी लक्ष्य रखा है और ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 1500 पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर के बाहर दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा एक्सपोजर विजिट के रूप में। 54,000 से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस साल हम बनाने जा रहे हैं। इस वर्ष सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाए, ये कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे और इसे समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। मित्रों, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि परिवहन ही परिवर्तन लाता है और कनेक्टिविटी कहीं के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कनेक्टिविटी के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पिछले 2 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अगर वित्त मंत्री जी का भाषण आपने लोकसभा में सुना होगा तो उन्होंने बात कही थी कि 2019 के पहले लगभग 6.54 माने मोटे तौर पर 7 किलोमीटर रोड का मैक्सिमाइजेशन जम्मू कश्मीर में होता था। में पारदर्शी तरीके से लगभग 11,000 से ज्यादा नियुक्तियां की गई। इतिहास में पहली बार वंचित वर्गों के, ऐसे लोग जिनका किसी से परिचय नहीं होता था, मेधावी विद्यार्थी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी पा सके। इसके अलावा भी जो पद रिक्त हैं लगभग 20,000 पदों को आइडेंटिफाई करके उनकी शीघ्र भर्ती करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इस बजट में इंटरप्रेन्योर बनने के इच्छुक युवा बच्चे बच्चियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष 3,203 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। पिछले 1 वर्ष में समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 9 लाख लाभार्थियों तक विभिन्न सुविधाएं तथा पेंशन पहुंचाई और इस वर्ष सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है मोटे तौर पर उनका सैचुरेशन हो गया है। एक अभियान चला करके उसे भी पूरी तरह से सैचुरेट किया जाएगा। हर जिले में ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, लगभग बन करके तैयार हो गए हैं। इस महीने के आवाम की आवाज के कार्यक्रम में मैंने सभी जिलों के सीनियर सिटीजन की पूरी देखभाल करने के निर्देश दिए थे। सभी दिव्यांगजनों को इस वर्ष मोटराइज्ड साइकिल उपलब्ध कराकर इसका भी सैचुरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। गुर्जर तथा बकरवाल और ट्राइबल समुदाय के बच्चों के लिए भी प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 100% सैचुरेशन का लक्ष्य भी इस साल हम प्राप्त करेंगे। मित्रों, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इस साल के बजट में टूरिज्म को भी 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
75 ऑफबीट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके उन्हें विकसित किया जा रहा है तथा ऐसे अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भी विकसित किया जाए। कश्मीरी पंडितों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। 1025 ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीर घाटी के विभिन्न स्थानों पर तैयार हो गए हैं। 1488 यूनिट्स लगभग कंप्लीशन के स्टेज पर हैं। इसके अलावा 2744 यूनिट्स के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बाकी जो बचे हैं उनको भी अंतिम चरण में है। 6000 जो पद थे कुछ को छोड़कर के मोटे तौर पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। जो शेष बचे हैं जून तक पूरा कर लिया जाए। ट्राइबल समुदाय के लिए इस वर्ष के बजट में 14 नए मिल्क विलेज स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 29 क्लस्टर मॉडल विलेज पर भी हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण के लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। आरिफ, सादिया, आरुषि कोतवाल जैसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के प्रमोशन में बेहतरीन नीतियों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 17 स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष खेल की विभिन्न विधाओं में 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं को खेलने का अवसर मिलेगा। 20 जिलों में 221 प्लेफील्ड का निर्माण किया जाएगा। इस वर्ष 157 स्पोर्ट्स कोर्ट के निर्माण और अपग्रेडेशन को भी पूर्ण कर लिया जाएगा और कोशिश होगी ये सिर्फ बिल्डिंग या खेल का स्थान न होकर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार करने वाले मजबूत संस्थान के रूप में बन सके। सीमावर्ती गांवों के विकास पर विशेष ध्यान इस बार दिया गया है और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से इसमें रुचि दिखाई है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन इस वर्ष हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरूरत होगी तो इस पर ज्यादा धन भी हम खर्च करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं बाकी स्थानों पर हैं बेहतर से बेहतर सुविधाएं सीमावर्ती गांवों में इस साल उपलब्ध कराई जाएंगी। इस साल के बजट में प्रावधान रखा गया है कि 78 अर्बन लोकल बॉडीज में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जम्मू तथा श्रीनगर को मिलाकर 80 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए भी पर्याप्त धन का इंतजाम किया गया। तो रही कि जम्मू और श्रीनगर में 100 इलेक्ट्रिक बसों को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। 1131 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज स्कीम को शुरू करेंगे। डल और नगीन लेक के पुनरुद्धार के लिए 373 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तभी बैराज के बचे हुए काम को इस वर्ष पूरा किया जाएगा और इस ऐतिहासिक नदी के 5 नालों के पुनरुद्धार के अलावा रूपनगर में ग्रीन स्पेस पर भी काम चल रहा है। इस साल के बजट में जम्मू कश्मीर में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की परिकल्पना और उसे पूरा करने के लिए संसाधन भी मुहैया कराए गए। मुझे विश्वास है कि एक मजबूत, आत्मविश्वास से परिपूर्ण तथा समृद्ध जम्मू कश्मीर के स्वप्न को हम सब मिलकर के हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करूंगा 2 पंक्तियां कहते हुए। उसके बाद जो आपके जहन में सवाल होंगे वो आप जरूर पूछिए। हमारे वित्त सचिव भी हैं, प्रमुख सचिव भी हैं, उसका जवाब देंगे। कोई नई जमी हो, नया आसमां भी हो, एक दिल अब उसके पास चले वो जहां भी हो। महबूब वो कि सर से कदम तक खुलूस हो, आशिक वही जो इश्क से कुछ बदगुमा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक के लिए जो है आकर्षित कर सके इसमें बजट में फंड रहेंगे, स्कीम रहेंगी। और दूसरी चीज कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए उस में किस तरह से आपको लगता है कि इस बजट में लगे प्रोविजन रहेगा उनके लिए? देखिए, लग रहा है कि जब मैं बोल रहा था तो आपका ध्यान कहीं और चला गया था अपने मीडिया चैनल की तरफ। मैंने सरकारी नौकरी का विषय विस्तार से रखा कि ऑलरेडी एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन ने पदों को
विज्ञापित किया, उनकी भर्ती हम जल्द करेंगे। और एक हाई पावर कमेटी भी बनी हुई है, जो पद रिक्त है उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत उस पर तेज गति से समय सीमा के भीतर नियुक्ति की जाए। ये सच है कि सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में अगर देश के बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो आबादी और नौकरी का अनुपात यहाँ बहुत बड़ा है, काफी लोगों को नौकरी मिली। निजी क्षेत्रों में रोजगार आवे, इसके लिए मैंने आपको बताया कि मिशन यूथ के लिए 200 करोड़ का अलग से आवंटन है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये तमाम क्षेत्र हमारे रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। और एक महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, मैंने उसका जिक्र भी किया कि 60,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इस साल हम 21,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, तो उनको भी हम रोजगार से जोड़ेंगे। कल भी आप लोग थे वहां नाबार्ड के कार्यक्रम में। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी जब से बनी है, जिस तरह की सहायता नाबार्ड इस बार जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देने जा रहा है, मैं मानता हूं उससे भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। मैं बजट देख रहा था, 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा अगर हम देखें, सैलरी कंपोनेंट बड़ा ज्यादा है, पेंशन कंपोनेंट, इंटरेस्ट कंपोनेंट और अदर एक्सपेंडिचर ज्यादा है। क्या आपको लगता है ये 37% काफी है? अब कुछ लोग भी बोले, सब हमको नहीं लगता है, कुछ बताइए। मैं तो नहीं बता जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं जी, ये है कि आपने अभी बजट एलोकेशंस में बताया कि कश्मीरी पंडित्स के पुनर्निवास के लिए काफी योजनाएं जो है बनाई गई हैं, ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ डिमांड ये भी उठ रही है कि 1990 से लेकर जो मामले दर्ज हुए थे, FIRs दर्ज हुई थी, उनको दोबारा से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई फैसला किया गया है? और इसके साथ साथ एक और सवाल है कि जम्मू कश्मीर के जो राज्य के आखिरी राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनके कुछ आरोपों को लेकर CBI जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सर, अगर उस पर कुछ डिटेल्स आप साझा कर पाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट पर है और आपकी रुचि राजनीति में ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा इस पर कम चर्चा की जाए तो अच्छा है। कश्मीरी पंडितों के पुनरुद्धार और उनके स्थापन के लिए पूरी प्रतिबद्धता है हमारे प्रशासन की, भारत सरकार की। आप सबको मालूम है कि 6,000 नौकरी और 6,000 घर बहुत पहले ये भारत सरकार ने निर्धारित किया था कि इन्हीं कारणों से मैं समझता हूं कि वो पूरा नहीं हो पा रहा। हम सबने शिद्दत से मिलकर के इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। जैसा मैंने कहा कि काफी पद भर लिए गए हैं और जून तक अब कोई पद नहीं बचेगा जो न भर लिया जाए। और वैसे ही उनको रहने के लिए कश्मीर में जगह 6,000 फ्लैट बनने हैं, उसका विवरण मैंने पूरी तरह से आपके सामने रखा है। और इससे केवल कश्मीरी पंडित बस जाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने दीजिए। मुझे लगता है कि उसके प्रचार की जरूरत नहीं है। एक बात आपने पूछा कि ये सच है कि यहाँ के पहले जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक साहब, पिछले दिनों मीडिया में खबर उनके हवाले से छपी थी और इस पर हम सब ने सोचा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कोई बात कही है तो देश में सबसे जो विश्वसनीय संस्था है जांच के मामले में, हमने संस्तुति भेजी है CBI को कि इन दोनों प्रकरणों की जांच की जाए और जांच के बाद पता लगेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहब, आपने कहा कि बजट तक क्षेत्र में गए थे, आपने जो आदेश थे उसका पालन हुआ कि जो सीमावर्ती किसान बीच के और पार जो सुरक्षा के लिए तारे लगी हैं वहां पर पैदावार हुई है वहां, मगर पड़ोसी बदले नहीं जाते। पाकिस्तान के इरादे हमारे लिए सही नहीं है। कई बंकर हैं वहां में, मैंने स्वयं जाके दौरा किया, आपने देखा बंकर जो पूरे बने नहीं हैं, जो बने हैं उसमें महामैन सांप और बिच्छू हैं, पानी है, उन्हें पुनः जरा ठीक करने की आवश्यकता है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बराम कश्मीर हो, वहां पर महामहिम अभी भी खेती नहीं हो पा रही है। उपजाऊ हो, कृषि को उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, ये जानकारी करनी है। देखिए, जो बात आपने उठाई है मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन खेती उन किसानों ने प्रारंभ कर दिया है जो फेंसिंग के उस पार हमारे खेत, और हमने एक विशेष योजना उनको चलाई है प्रोत्साहित करने के लिए। हमारे ओर से प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि अगर
1.5 साल पहले तो 1 इंच जमीन पर खेती नहीं होती थी। 1.5 साल में कहां हम पहुंच गए, जरा इस आंकड़े को देखिए और थोड़ा समय और दीजिए। हर एक इंच भूमि पर खेती यहाँ का किसान करे, ये स्थिति हम पैदा करें। दूसरी बात, बंकर्स हमारी प्रियॉरिटी है। सीमा पर बसे हुए लोगों की सुरक्षा और उनको सुविधाएं मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब गांव में मैं भी पैदा हुआ तो बिच्छू मेरे घर में भी निकल जाता था, तो कुछ भगवान पर भी छोड़ दीजिए, सब काम मनुष्य नहीं कर सकता है। बिच्छू और सांप अगर आते हैं तो वहां के लोग समर्थ हैं। जो दुश्मन से मुकाबला कर सकता है बिच्छू सांप को मसल सकता है। जहां तक पड़ोसी बदलने की बात है तो स्वाभाविक रूप से बदल नहीं सकता है, लेकिन भारत एक समर्थ देश है और मैं बहुत विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि यहाँ के नागरिकों को पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत होकर के रहना चाहिए कि एक मजबूत नेतृत्व इस देश में है और किसी से कोई खतरा इस देश के नागरिकों को, देश को नहीं। हमने देखा अभी सरकार बनने के बाद 35,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी के डेली वेजेस पक्के हुए हैं। सर, क्या जम्मू कश्मीर में भी उस पर काम किया जा रहा है कि जो पीएचई या अन्य विभाग के डेली वेजेस है वो पक्के हो सके? थैंक यू। ये भी अखबार में मैंने पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से 1 लाख करोड़ का पैकेज भी मांग रहे हैं, और ये भी अखबार में मैंने पढ़ा कि 3 महीने से वहां के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलेंगे, कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखेंगे और यहाँ के काम न सफर करें। ये तीनों में तालमेल बैठा करके ही हमें आगे बढ़ना है। सर नमस्कार, मैं स्टेट टाइम से ठंडा हो जाएगा, बहुत बढ़िया बनवाया। मैं सर वैष्णो देवी त्रासदी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी कि वो इंक्वायरी करेगी, क्या जांच थी? अगर उस इंक्वायरी कमेटी ने बताया है कि क्या वजह थी, किस कारण लोग वहां पर जो त्रासदी हुई थी, तो उस पर क्या सरकार ने अभी तक किया है? और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी सरकार? मैं दिक्कत ये है कि राजनीति में और पत्रकारिता में एक बड़ी भारी कठिनाई है। जब राजनेता को कहा जाता है विषय को बोलने के लिए तो विषय पर नहीं बाकी सब बोल देता है, और जब बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बजट के अलावा बाकी सभी सवाल आ जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि 2-3 दिन बाद इस पर विस्तार से हम लोग बात करते हैं। आज बजट तक सीमित रहे। थैंक यू। सर, नेहा राणा इंडिया न्यूज से नमस्कार। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे फ्लड से इफेक्टेड जो नदी नाले हैं, अब आप अंतिम व्यक्ति हैं, आप 2 सवाल पूछिए। सर, जो नदी नाले हैं जो फ्लड से इफेक्टेड होते हैं और घरों में लोग जो रहते हैं, रिहायशी जो इलाका है, उनमें काफी नुकसान होता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान आप किए जा रहे हैं? या जो जैसे पहले जो काम हुए उस पे भी संज्ञान नहीं लिया जाता, क्योंकि जो लोग वहां पे काम करके जाते हैं तो वो पूरा का पूरा पानी में ही बह जाता है। तो आप क्या इस बार क्या बजट में वहाँ नदी नालों के लिए है? हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं, हम भी ध्यान रखेंगे और जो लोग नदी नाले के किनारे घर बनाते हैं उनको भी थोड़ा विचार करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। विकास के 2 पहिए हैं, एक प्रशासन और सरकार चलाती है, दूसरी नागरिक चलाते हैं। तो नागरिकों से भी मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि विकास का दूसरा पहिया बनने की जरूरत है। एक नई शुरुआत हुई है, इस नई शुरुआत में मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत। थैंक यू। उपराज्यपाल जी, आपने जो बजट की रूपरेखा दिखाई उसमें आपने जिक्र किया कि जो निष्कासित कश्मीरी पंडित हैं उनके पुनर्वास के लिए आप पूरी तरह से कटिबद्ध है, आपका प्रशासन कटिबद्ध है। आपने ट्रांजिट एकोमोडेशंस का जिक्र किया कश्मीर घाटी में जो बन रही है, लेकिन ट्रांजिट एकोमोडेशन रोजगार को पुनर्वास के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? एक बार फिर वैसा ही हो रहा है कि सरकार की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि यही पुनर्वास होगा, जबकि पुनर्वास का विषय जो है काफी गंभीर विषय है, उस पर काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो 1990 में जो त्रासदी हुई, जितनी हत्याएं हुई, आतंकवादियों ने जो कोहराम कश्मीर घाटी में मचाया, साथ ही में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इलाकों में जो मैसेकर्स हुए, इनके लिए क्या जांच आयोग का गठन होगा या नहीं? देखिए, मैंने जो बात कही अपनी बात में ही कहा कि केवल नौकरी और ये एकोमोडेशन से समाधान नहीं होगा, और भी उपाय हम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब पिछले 6 महीना पहले हमने पोर्टल जारी किया था तो जितनी कंप्लेन आई है उसमें लगभग 70% का रिड्रेसल हो गया, बाकी मामले रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीजें हम कहना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो पूरे ध्यान में है। रोजगार के अवसर अगर उनको उपलब्ध कराने हैं तो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक, हर युवा को, हर महिला को हम लोग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं, उसमें कश्मीरी पंडित भी आए।
दूसरी बात का जो जिक्र आपने किया, मुझे लगता है कि आज बजट पर ही चर्चा की जाए। अखबारों में बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूं और मैं कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करिए, देखिए आगे होता है क्या। सर बजट जो है इस बार अच्छा बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बजट पहले भी मिलता था और लोगों का यह आरोप रहता है कि उस बजट का पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता था। खासतौर पर जम्मू की बात की जाए तो लोगों का आरोप रहता है, चाहे वो नौकरियां हो, विकास हो, यहाँ की अनदेखी की जाती है। तो कैसे जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को आप भरोसा दिलाएंगे कि बराबर विकास होगा दोनों खितों में? पहले आपको भरोसा हो जाए, मुझे लगता है बाकी लोगों को भरोसा हो जाएगा। जो सूची निकली है एसएसबी ने जो निकाली है, जरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको एक बार एनालाइज करिए और देखिए कि क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ है। हाँ, योग्यता अगर जम्मू के आदमी की है तो उसे मिलेगी, कश्मीर के आदमी को है तो उसको मिलेगी। मुझे लगता है कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए और जम्मू में भी बहुत सारे योग्य लोग हैं। मैं कहिए तो आपको नाम बताना शुरू करूं। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी नौकरी पाई, मिठाई लेकर के मेरे पास एक दिन आई। उसने कहा, साहब मैंने तो इस जीवन में सोचा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में हमारे जैसे आदमी को नौकरी मिलेगी। ऐसे कम से कम 10 नाम मैं आपको गिना सकता हूं, उनका नाम, पता और फोन नंबर दे सकता हूं। तो जो रिवायत यहाँ की थी वो रिवायत पूरी तरह से बदल गई। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि ये बदलती हुई रिवायत में आप लोग भी सहयोग करिए और इस तरह का वातावरण बनाइए। आने वाले वित्त वर्षों में इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि तरक्की तभी पॉसिबल है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। दो चीजें समझ लीजिए। पहले जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, आप किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं। पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, स्कूल के बिल्डिंग बना रहे थे जिसका कोई उपयोग नहीं था। 1,500 बिल्डिंग लास्ट ईयर हम लोगों ने, जो कि उपयोग में नहीं थी, उनको हम लोगों ने फिर उपयोग में लाया। अभी भी कई 2,000 के आसपास बिल्डिंग है जिनका कोई उपयोग नहीं है। तो पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो उस तरह से था कि बिना किसी जरूरत के किसी खास मकसद से बना लिए जाते थे। आज हर एक पैसा का जो हिसाब होता है वो जनता को दिखला दिया जाता है। तो पहले तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बेहतर है। दूसरी बात, हर एक चीज ऑनलाइन उपलब्ध है और जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का अलॉटमेंट कॉस्ट है लगभग 30% एवरेज नीचे चला गया है। तो मेरे ख्याल से 30% ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया, क्योंकि पहले कंपैरिजन में आपके कॉस्ट कम हो गई। तो मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी भारत सरकार ने बहुत लिबरल होकर फंडिंग की है। पहले हम वो इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो मुझे यकीन है कि आगे भी उसमें प्रगति होगी। कहीं आपको दिक्कत दिखेगी तो बताइएगा, फिर पैसा ले आएंगे। वो काम होते हैं जो जिसको जनता से बहुत फायदा मिलता है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ओल्ड एज पेंशन है, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनको रेवेन्यू कॉम्पोनेंट लोग लेते हैं। तो क्या रेवेन्यू कॉम्पोनेंट का अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग आधा सैलरी में उसमें, बाकी वो उन्हीं कामों के लिए जिससे जनता को सहायता मिलती है। तो रेवेन्यू और कैपिटल का जो हमारा अनुपात है पहले से बहुत बेहतर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया है। पर ध्यान देने की बात यह है कि 18-19 में जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो सभी को मिला करके, कैपेक्स को मिला करके, सभी चीजों को मिला करके 9,000 के आसपास प्रोजेक्ट कंप्लीट होते थे। आप लोग याद होगा 9,200 कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। इस साल कम से कम हम लोग 50,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो खुशी की बात यह होनी चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में पेस ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज हुआ पहले से। और अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, वो सब की कंपेंडियम जियो टैग फोटोग्राफ के साथ वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी जाती है और जन भागीदारी में आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। 18-19 के पहले का आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आज के दिन में हम लोग यही नहीं बोलते हैं कि 50,000 कंप्लीट हो रहे हैं, उसके रिकॉर्ड भी हम जनता में लाके दिखलाते हैं। तो मेरे सवाल का उत्तर यह है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुपात पहले से बेहतर है, ए, बी, उसका उपयोग बहुत बेहतर है। क्योंकि एक सवाल में थोड़ा सा पूछूंगा, क्या एक बात और जोड़ देता हूं मैं कि आप खुद भी जरा देख लिया कीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि सड़क निर्माण के लिए जो पैसा दिया है उसका उपयोग कैसा हो रहा है और उसकी प्रगति क्या है, ये सुविधा भी आपको उपलब्ध करा दी गई। मैक्सिमम एक छोटा सा सवाल और, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर शपथ लेने All are requested to kindly rise for national anthem. भैया थोड़ा साइड में।
request you to kindly join us for a cup of tea. Thank you. क्या